मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पहचान। कमरे में धीमी आवाज में गाना बज रहा था। खिड़की पर लटके विंड चाइम्स के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। मैं आर्म चेयर पर बैठी न जाने कब से अपने सामने वाली दीवार को देख रही थी और मुकुल मेरे चेहरे को। खिड़की के रास्ते चांद का एक टुकड़ा दीवार पर आ बैठा था। इतना उजाला तो नहीं था कमरे में कि सब कुछ साफ दिख जाए, लेकिन इतना अंधेरा भी नहीं था कि किसी के अंदर चल रही उथल पुथल नजर ना आए। आर यू श्योर? मुकुल ने पूछा। मैंने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मेरी आंखें दीवार पर उभरे चांद पर ही अटकी थीं। अगले कुछ पल कमरे में सिर्फ हवा और विंड चाइम्स की छेड़खानी की आवाज गूंजती रही। जवाब नहीं दिया तुमने? उसने फिर पूछा। इस बार भी मैंने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती? जवाब वो भी जानता था। शायद इसीलिए मुझको प्रपोज करने के लिए उसने आज अपने जन्मदिन की पार्टी खत्म हो जाने का इंतजार किया था, सबके चले जाने का इंतजार किया था। मुकुल ने शायद जवाब जानने के लिए सवाल नहीं पूछा था, इसलिए सवाल पूछने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था। इस दुनिया में अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो वो मुकुल है। किसी के सामने अगर मुझे कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है तो वो मुकुल है। मुझे मुझसे ज्यादा अगर कोई समझता है तो वो मुकुल है। 4 साल से मुकुल और मैं एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे। जानती थी कि देर सवेर ये सवाल आना ही है। शायद साल भर से मैं खुद को आज के दिन के लिए तैयार भी कर रही थी, लेकिन शादी के लिए हाँ कहने के बाद हम दोनों के बीच इतनी खामोशी क्यों थी? मैं खुशी के मारे बावली क्यों नहीं हो रही थी? वो आसमान में क्यों नहीं उड़ रहा था? पूरी रात यूं ही बैठे बैठे बीत गई। सुबह होने को ही थी। मैं जानती थी कि ये सुबह मुझसे फिर कोई जवाब मांगेगी और इस बार मैं टाल नहीं पाऊंगी। बहुत सोचा मैंने और फिर डायरी का एक पन्ना फाड़ कर लिखने लगी। तुमने ठीक कहा था मुकुल। शायद मैं श्योर नहीं हूं। शायद कुछ पुराने पन्ने फाड़ के फेंकने बाकी हैं। एक आखिरी कोशिश करने जा रही हूं। उम्मीद है तुम समझोगे। लिखने के बाद मैंने पन्ना मोड़ा और पेपर वेट के नीचे दबा दिया। सुबह होने से पहले हाथ में एक बैग लिए मैं अपने अपार्टमेंट से निकल गई, कुछ जवाब ढूंढने के लिए। मेरे हर सवाल का, मेरी तकलीफ का जवाब सिर्फ एक नाम था, आशीष। आशीष मेरे बचपन का दोस्त, मेरा पहला प्यार। अपनी सुमन की किस्मत देखो, आशीष की माँ ने खुद अपनी ओर से रिश्ता भिजवाया है। 10 साल पहले ये कहते हुए माँ ने नजर उतारी थी। हम दोनों बचपन से साथ साथ पढ़े बढ़े थे। वो कहता था कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं और मैं उसे अपने जीने का सहारा मानती थी। और जब खुद उसकी माँ ने हमारी शादी की ख्वाहिश जताई तो लगा सपने ऐसे ही पूरे होते होंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही उनके घर से संदेशा आ गया था कि आशीष ये शादी नहीं करना चाहता। मेरा साधारण रंगरूप मेरी सभी खूबियों से बड़ा हो गया था। उस रोज आया था आशीष। पिताजी ने उसे भला बुरा कहा, माँ ने मिलने से भी इनकार कर दिया, पर मैं गई रोज की तरह चाय लेकर। इस कंफ्यूजन के लिए सॉरी सुमिया। माँ ने मुझसे पूछे बिना तुम्हारे घर वालों से बात कर ली थी, उसने चाय का सिप लेते हुए कहा। शर्मिंदगी की तो उम्मीद नहीं कर रही थी मैं, लेकिन उसे तो मेरे लिए जरा सा भी बुरा तक नहीं लग रहा था। मैंने पूछे बिना तुमसे प्यार कर लिया था, इसकी सजा दे रहे हो क्या? मैं रो पड़ी थी। मुझे आशीष के सामने रोने में शर्म नहीं आती थी। बचपन में भी चाहे वो मेरा खिलौना तोड़े या उसका खिलौना मेरे हाथों टूट जाए, रोती मैं ही थी। अब तुम ये रोने क्यों बैठ गई यार? दोस्ती अलग बात है, पर शादी के लिए कोई मैच तो होना चाहिए ना। तुम खुद को देखो और मुझे देखो, कोई मैच है हम दोनों में? चाय छलक कर मेरी उंगलियों पर गिर गई। दर्द हुआ, कहां कहां हुआ पता नहीं, पर वो दर्द पिछले 10 सालों में जरा भी कम नहीं हुआ। उस दर्द से छिपने के लिए मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था। कॉलेज टॉप किया, MBA में टॉप किया, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, बाकी सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी ये दर्द पता नहीं क्यों ठहर गया था मेरी जिंदगी में।
नहीं प्यार था मुझे अब आशीष से, उससे शादी टूट जाने का अफसोस भी नहीं था, लेकिन मुकुल के शादी के लिए प्रपोज करने से पहले तो खुश थी, शायद उससे भी ज्यादा जितना आशीष से शादी करने पर होती। पर आशीष का नाम एक खूंटा था जिससे बंधी हुई गाय की तरह मैं बस उसी खूंटे के इर्द गिर्द घूम रही थी। पर आगे बढ़ने के लिए उस खूंटे और उस रस्सी दोनों को तोड़ देने का शायद अब वक्त आ गया था। दरवाजे के ऊपर लगी आशीष के नाम की नेम प्लेट को कई बार पढ़ लेने के बाद झिझकते हुए मैंने घंटी बजा दी। कदमों की आहट दरवाजे की ओर आते हुए सुनाई दी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बार को लगा कि वापस लौट जाऊं। अब मैं आशीष की ठुकराई हुई सुमन नहीं थी, उससे घबराने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। फिर भी मैं नर्वस थी। दरवाजा आशीष नहीं खोला। 10 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराती हुई आंखें, वही जरा जरा सी दाढ़ी, यहां तक कि उसके परफ्यूम की खुशबू भी नहीं बदली थी। मेरी उम्र जैसे एक ही पल में 30 से घटकर 19 साल की हो गई थी। ये क्या कर रही है तू? मैंने खुद को संभाला। आशीष असमंजस में दरवाजे पर ही खड़ा था। पहचाना नहीं था उसने मुझे। पहचाना नहीं? अपनी घबराहट भूलकर मैंने सीधे उसकी आंखों में झांका। सुमन, मैंने इससे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं समझी। सुमन? कौन? सुमी? ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। आशीष हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। बदल तो गई थी मैं। बिना फिटिंग के सस्ते मस्ते सूट की जगह अब डिजाइनर कपड़े पहनने लगी थी। चोटी में कसने के बजाय अब स्पा में ट्रीट किए हुए बालों को लहराने के लिए छोड़ने लगी थी। एलिगेंट इंग्लिश में बात करने लगी थी। हाँ, बदल गई थी मैं, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। तुम इतने सालों बाद यहां, कैसे? उसने कहा। उसकी आंखों में यही हैरानी देखने के लिए तो मैंने खुद को अंदर से बाहर तक सब बदल डाला था। लगा जैसे बरसों से झुलस रहे मेरे मन पर किसी ने मलमल का गीला कपड़ा रख दिया हो। उस पल एहसास हुआ कि सालों से ये दर्द जो पाल रखा था मैंने अंदर, वो प्यार का नहीं, बदले का दर्द था। हाँ, बहुत साल हो गए। एंड लुक एट यू, तुम कितना बदल गए हो। मैंने जानबूझकर थोड़े व्यंग से कहा। आशीष कॉन्शियस हो गया। हाँ, तब कॉलेज में पढ़ता था, अब स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो झेंपते हुए बोला। आशीष ने अंदर आने के लिए कहा तो मैं उसके पीछे पीछे चली आई। आशीष का घर मेरे लिए अपरिचित नहीं था। वो फेल ना हो जाए इसलिए कितने कितने दिन इसी घर में उसकी तैयारी करवाते हुए बिताए थे मैंने। पर आज का आना कुछ अलग ही था। आज मैं उसे दिखाने आई थी कि मुझे ठुकरा कर उसने क्या खो दिया है। पिछले 10 सालों में आशीष से मैंने कोई संपर्क नहीं रखा, लेकिन उसकी हर खबर रखी थी। जिस हाई स्कूल में हम एक साथ पढ़े थे, आशीष अब वहीं टीचर था। 4 साल पहले शादी हो गई थी और अब तक कोई बच्चा नहीं था। घर का हुलिया देखकर समझ में आ रहा था कि उसकी सैलरी से खर्च तो चल जाता होगा, लेकिन वो ऐश नहीं हो पाती होगी जिसके ख्वाब आशीष देखा करता था। मुझे तो इंडिया में रहना ही नहीं है, कॉलेज के बाद सीधा फ्रांस निकल जाऊंगा मैं तो, वो कहा करता था। आशीष का तो पता नहीं, लेकिन नौकरी लगने के बाद मेरी पहले पहले विदेश जाने की हैसियत बनी तो मैंने घूमने के लिए फ्रांस को ही चुना था। वाह यार, तूने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली। मेरे डायमंड नेकलेस की चमक आशीष की आंखों को चुंधिया रही थी। ऑल थैंक्स टू यू। तुमने मुझसे शादी कर ली होती तो मैं भी तुम्हारी तरह। मैंने जानबूझकर अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि पूरी कहे बिना भी बात का असर भरपूर हुआ था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब वो फेल हो गया था और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी, तब भी उसका चेहरा इतना नहीं उतरा था जितना मेरी ये बात सुनकर उतर गया था। इस खेल में मुझे अब मजा आने लगा था। उसे नीचा दिखाने में बड़ी शांति मिल रही थी। तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही? मैंने पूछा। आती होगी, बहुत सोशल नहीं है वो, आशीष ने कहा। वो शायद कुछ और कहता, उससे पहले ही उसकी पत्नी रागिनी कमरे में चली आई। रागिनी के आने के बाद कमरे में अजीब चुप्पी सी छा गई थी, कुछ बोझिल, कुछ चुभती हुई। उसका हालचाल पूछकर मैं चुप हो गई थी। उसके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। कभी जब उससे मेरी नजर मिलती तो वो मुस्कुरा देती,
पिछले 20 मिनट में हमारी पहचान इस मुस्कुराहट के दायरे से आगे नहीं बढ़ पाई थी। मैंने एक बार फिर रागिनी को गौर से देखा। गुड़िया जैसी थी वो, खूबसूरत, नाजुक और मासूम। संकोच से भरी उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी शांत जंगल के बीचों बीच बनी झील जैसी लग रही थीं। रागिनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा जीवन साथी आशीष चाहता था। एक बार तो उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया। फिर याद आया कि वो तो उस आशीष की बीवी है जिसने मेरे आत्मसम्मान को चूर चूर कर दिया था। सीधी सादी सी उस लड़की को देखकर मुझे आशीष को तकलीफ पहुंचाने का एक और हथियार मिल गया था। रागिनी चुप चुप सी थी, सहमी हुई थी, वैसी ही जैसी कभी मैं हुआ करती थी। आशीष को उसका मेरे पास बैठना अखर रहा था। कुछ शर्मिंदगी सी हो रही थी, शायद जैसे रागिनी कोई दाग हो जिसे वो मुझसे छुपाना चाहता हो। ऐसा ही था आशीष। लोगों की कद्र करना तो उसे आता ही नहीं था। शायद आशीष भी ये नहीं जानता था, लेकिन जब वो मुझसे शादी ना करने की बात अपनी माँ से कह रहा था तो मैं वहीं थी, मैं उसकी बात सुन रही थी। अरे सुमन, कुछ भी पहन ले, कुछ भी कर ले, बदल थोड़े जाएगी। मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे करूं जिसको अपने दोस्तों तक से मिलाने में मुझको शर्म आए, हैं? आशीष की बात याद आते ही मेरा खून खौल गया। तब उसे मुझसे शर्म आती थी और आज जब मैं बदल गई हूं तो अपनी पत्नी से। क्या करती हो तुम रागिनी? बात मैंने ही शुरू की। कुछ नहीं, बस घर पे रहती हूं, रागिनी ने संकोच से कहा। आशीष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं जानती थी कि रागिनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और यह भी कि शादी से पहले यह बात आशीष से छुपाई गई थी। तुम बैठी क्या हो, चाय तो बनाओ, आशीष ने रागिनी को झिड़कते हुए कहा तो वो झटके से उठ गई, जैसे वो इस घर की मालकिन न हो, कोई अनचाही मेहमान हो। पिछले आधे घंटे में मैंने उसमें आए इन बदलावों के साथ ही उसके और रागिनी के रिश्ते का खालीपन भी देख लिया था। उन दोनों के बीच वैसी केमिस्ट्री नहीं है जो एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। न कोई जुड़ाव, न अधिकार, न कशिश। जाने क्यों बहुत सुकून मिला ये देखकर। खूबसूरत है वाइफ तुम्हारी, रागिनी के रसोई में जाने के बाद मैंने कहा। हाँ, पर अकेली खूबसूरती का क्या करूंगा? आशीष की आवाज में चिढ़ और झल्लाहट साफ बोल रही थी। मुझे हंसी आ गई। मैं तुम्हारी बीवी जैसी कभी भी बन सकती हूं, लेकिन तुम्हारी बीवी मेरी जैसी कभी नहीं बन सकती, मैंने मन ही मन कहा। रागिनी चाय लेकर आ गई थी, साथ में कुछ नमकीन और बिस्किट भी थे। मैं अब उसके साथ सहज हो गई थी क्योंकि कहीं न कहीं मैं ये जानती थी कि उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए मेरी नजरें उससे टकराईं और मैं चौंक गई। जैसे कोई दबी हुई शिकायत, कोई उलाहना, कुछ तो था उसकी नजरों में जो मुझे परेशान कर रहा था। मेरा आशीष के घर आना सफल हो गया था। पिछले 3 घंटों में मैंने उसे उसकी गलती का और रागिनी को शर्मिंदगी का एहसास कराने का एक मौका नहीं छोड़ा था। तुम अभी डगलस हॉफडेस्टर को पढ़ते हो? मैंने आशीष से पूछा और फिर रागिनी की ओर मुड़ गई। जानती हो रागिनी, मैंने इसको हॉफडेस्टर की किताब गिफ्ट की थी। तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल डफर था शुरू में, एक बार तो मैथ में फेल भी हो गया था, पर बाद में इसने मेरे साथ रह के फ्रॉइड को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं जानती थी कि जिन लोगों की मैं बात कर रही हूं, रागिनी ने उनका नाम तक नहीं सुना होगा, और यह भी समझ गई थी कि आशीष को इस बात की कितनी तकलीफ है, इसलिए जानबूझकर मैं ये सारी बातें कर रही थी। तीर निशाने पर लगा था। आशीष टैक्सी लाने के बहाने से बाहर चला गया। मैं भी अपना सामान समेटने लगी। मैं जानती हूं आपकी इनसे शादी होने वाली थी, अचानक रागिनी ने कहा तो मैं चौंक गई। पर उसने शादी तो तुमसे की। मेरे अंदर की कड़वाहट बाहर आ गई थी। रागिनी मेरी ओर देखती रही, फिर उसने नजरें हटा ली। इन्हें आप जैसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी, जो स्मार्ट हो, होशियार हो, खूबसूरत हो। उसकी झील जैसी आंखें भर गई थीं, जिन्हें मुश्किल से वो बहने से रोके हुए थी। मुझे लगा जैसे किसी ने चोरी करते हुए मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मेरा सारा प्रतिशोध, मेरा सारा गुरूर, मेरा सारा बदला इन आंसुओं में डूब गया। कितनी छोटी हो गई थी मैं। तुम बहुत अच्छी हो रागिनी, बस तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है। मैंने अपनी हथेलियां उसके कंधे पर कस दी।
उसने मेरी ओर हैरानी से देखा। मैंने प्यार से उसका गाल थपथपाया और वहां से निकल गई। बाहर आशीष एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे उसके साथ अकेले में कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने उसे साथ आने से मना भी नहीं किया। आशीष भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा था। कुछ कहना है? मैंने पूछा। आई एम सॉरी, उसने गहरी आवाज में कहा। इतने सालों से जिस सॉरी को सुनने का मैं इंतजार कर रही थी, उसे सुनकर भी आज मुझे कुछ विशेष नहीं लगा। शायद मैं उसे पहले ही माफ कर चुकी थी। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी तुमने मुझ पर एहसान ही किया था। मैं मुस्कुराई। लेकिन पुरानी दोस्ती के नाते एक बात कहूं, जो तुमने कभी मेरे साथ किया था वो अपनी पत्नी के साथ मत करो। इंसान मशीन नहीं होता, वो परफेक्ट नहीं होता है, पर यही इम्परफेक्शन उसे इंसान बनाता है। अगर ऐसे ही लोगों को जज करते रहे तो एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा, मैंने कहा। गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। मैंने गाड़ी से अपना सामान उतारा। आशीष अंदर ही बैठा था, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। मैं तो बताना ही भूल गई, अगले महीने शादी कर रही हूं। रागिनी को लेकर जरूर आना, मैंने कहा। मेरे मन में अब न कोई गुस्सा था न बैर। 10 साल में पहली बार आज मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। आज मैं आजाद हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।